नमस्कार। पिछले वक्त में हमने देखा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत में क्या क्या है ना। उसमें हमने परिभाषाएं को देखा। उसके बाद में हमने भागीदारी कायदा क्या बोलता है उसके बारे में हमने जानकारी प्रस्तावित की। साझेदारी के तत्व, लक्षण तथा विशेषताएं के बारे में हमने ये किया। मैं और एक बार उसके तत्व, लक्षण और विशेषताएं के बारे में आपको बता दूं कि साझेदारी में कम से कम 2 या अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, ठहराव का होना जरूरी है, कारोबार का होना जरूरी है, कारोबार के उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसको आपस में बांट लेना, ये भी उसकी एक विशेषता है। कारोबार का संचालन सबके द्वारा अपनी सहमति के लिए एक व्यक्ति द्वारा करना चाहिए या फिर पूरे लोगों ने मिलके एक वो अपना कारोबार को चलाना चाहिए, जिसको हम संचालन बोलते हैं। उसके बाद में प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट तथा स्वामी होना चाहिए। सम्मिलित व्यवसाय करने के लिए सभी के सभी व्यक्ति सहमत होना चाहिए। साझेदारी को अधिकतम संख्या कितनी रहेगी? 2 से 20 के अंदर में, 20 तक। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंधों का बहुत अच्छा होना चाहिए। असीमित दायित्व का होना चाहिए। पारस्परिक सद्विश्वास होना चाहिए। फर्म का निश्चित नाम होना चाहिए। सर्वसम्मति से कोई भी निर्णय लिया जाना चाहिए। केवल व्यक्ति ही साझेदार हो, फर्म को साझेदार ना करें। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, कोई लोग उसमें अपना सहभाग भी देंगे। हानि में से भी भाग लेना आवश्यक है और हित को हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहना ये भी बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा कि इन सारे तत्वों को या इन सारे लक्षण को या इन सारी विशेषताओं को तो हमने देख लिया, लेकिन हम ये कैसा मान के चले कि सही में साझेदारी है क्या, है ना। कभी कभी दिखने में ऐसा दिखता है कि ये साझेदार है, लेकिन उस साझेदारी की भी जांच होनी चाहिए, है ना, बराबर है ना। तो हम आज ये देखेंगे कि साझेदारी की जांच कैसी करें, किस प्रकार से हम ये समझें कि एक अमुक व्यक्ति तमुक के साथ में एक व्यवसाय कर रहा है, या एक अमुक व्यक्ति तमुक व्यक्ति के साथ में, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में सेवा प्रदान कर रहा है और उनकी साझेदारी है। अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सही में, वास्तविक में कि जो भी कोई पक्षकार है उसका संबंध है क्या। तो वो हमें अगर देखना है तो हम उसको किस प्रकार से हम देखेंगे। ये सारी की सारी जांच सेक्शन 6 के अनुसार, धारा 6 के अनुसार की जाएगी कि हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि 2 या 2 से अधिक लोग सामूहिक कारोबार को देख रहे हैं, निर्णय भी ले रहे हैं या अत्यंत कठिन कार्य को भी वो देख रहे हैं, लेकिन सही में उनके बीच में जो साझेदारी है वो साझेदारी सही में है क्या, है ना। ऐसा बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में ब्लैक मनी है, लेकिन सही में वो ब्लैक मनी है क्या उसके पास में, उसकी जांच होनी चाहिए, बराबर है। तो उसी प्रकार से भारतीय अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या सही में ये जो व्यक्ति जो है वो भागीदार है क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम धारा को देख लेते हैं। तो धारा 4, 5 और 6 के अनुसार इसका सहारा लेना पड़ेगा, ताकि हम ये सहमति से जाए कि सही में इनकी पार्टनरशिप है, भागीदारी है भारतीय अधिनियम कायदा के अंतर्गत या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी संपत्ति से होने वाला लाभ अथवा सकल आय, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस रिटर्न्स जिसको हम बोलेंगे, तो उस संपत्ति में संयुक्त अथवा सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भाग लेना ही ऐसे व्यक्तियों को साझेदार नहीं बना देता, है ना, बराबर है कि नहीं। यानी किसी संपत्ति से होने वाले अथवा सकल आय में तथा उस संपत्ति में संयुक्त अथवा सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भाग लेना ही ऐसे व्यक्तियों को साझेदार नहीं बना देता, है ना, बराबर है कि नहीं। यानी कि उसने कुछ समय के लिए तो उसने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उसका जो भी कोई लाभ है अथवा सकल लाभ जो है वो उसमें नहीं दिख रहा है, तो हम ये समझेंगे कि वो उसमें नहीं है। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा केवल किसी कारोबार के लाभ में से एक भाग की प्राप्ति अथवा ऐसे भुगतान की प्राप्ति जो लाभ कमाने पर संभावित हो अथवा जो कारोबार से पैदा किए हुए लाभ के अनुसार बदलता हो, उसे कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों के साथ साझेदार नहीं बना देता, है ना, बराबर है ना। किसी व्यक्ति द्वारा केवल किसी कारोबार के लाभ में से एक भाग की प्राप्ति अथवा ऐसे भुगतान की प्राप्ति
जो लाभ कमाने पर संभावित हो, है ना, यानी लाभ कमाने के लिए वो संभावित हो, ऐसे वक्त में वो उसका पार्टनर नहीं हो सकता। उसमें अगर हमने कुछ पार्ट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले ऋणदाता द्वारा भाग लेना। अभी जैसे कि हमने किसी से ऋण लिया, जो व्यक्तियों से जो कि कारोबार को चला रहा है अथवा चलाने वाले हो, तो लाभ का कुछ हिस्सा पाता है, तो वह उस कारोबार में साझेदार नहीं है ना। वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ हमको ऋण दे रहा है, वो उतनी वहां तक ही सीमित है, बराबर है। बैंकों में हमने हमारा पैसा रखा, उससे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो जो हमने पैसा रखा उसमें से वो किसी और को नीड्स को देके वहां पे भी वो लाभ कमा रहे हैं, है ना। तो हम वो बैंक के क्या हो गए, कस्टमर हो गए, बराबर है। हम उस बैंक के कस्टमर हो गए, हम उस बैंक के भागीदार हो गए क्या, नहीं। उसके बाद में कर्मचारी अथवा एजेंट द्वारा लाभ में हिस्सा पाना होता है ना, ऐसा कभी कभी कि हम उस व्यक्ति का काम कर रहे हैं और उस वक्त का काम करते वक्त हम एक एजेंट है और एजेंट में हमको वो कुछ अतिरिक्त पैसे दे रहे हैं। हमको पेमेंट तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमको वो क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। लेकिन हम उसमें सहभागी है क्या, उस कंपनी में हम सहभागी है क्या, नहीं। हम क्या है, सिर्फ एजेंट है और हमको पैसा मिल रहा है, लेकिन हम भागीदार नहीं है। उसके बाद में मृतक साझेदार की विधवा अथवा बच्चों द्वारा लाभों में से हिस्सा प्राप्त करना। ऐसा होता है ना कि जो भागीदार होगा वो अगर मृत घोषित कर दिया गया हो तो उसके बाद में उनके विधवा पत्नी को या फिर उनके बच्चों को जो भी कोई लाभ मिलता है वो लाभ उनको मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन वो भागीदार हो सकते हैं क्या, नहीं, वो भागीदार नहीं हो सकते। उसके बाद में चौथा ये है कि ख्याति में विक्रेता द्वारा लाभों में हिस्सा होना, है ना, बराबर है ना। यदि किसी कारोबार का भूतपूर्व स्वामी अथवा आंशिक स्वामी, पार्टनर ओनर्स है, पार्ट ओनर्स है वो, जिसको हम बोलेंगे कि आंशिक स्वामी है, तो कारोबार के लाभ में से ख्याति के प्रतिफल के रूप में अथवा अपने हिस्से के रूप में कुछ प्राप्त करता है, तो वो साझेदार नहीं माना जाता, है ना। उसको क्या कर रहा है, वो उसको पार्ट टाइम में ख्याति के जो भी कोई लाभ मिल रहा है वो कुछ पार्ट टाइम के लिए मिल रहा है, परिपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है ना, बराबर है ना। तो इससे ये होता है कि जो भी कोई व्यवसाय है या जो भी कोई सेवा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी कोई व्यवसाय है, जो भी कोई सेवा है, वो ख्याति के माध्यम से उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो भागीदार नहीं है। उसके बाद में संयुक्त हिंदी परिवार की दशा में, अगर संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्य किसी कारोबार के लाभों को आपस में बांटते हैं तो वो उसका निजी मामला हो गया, है ना, बराबर है ना। वो जो भी कोई लाभ मिल रहा है और लाभ वो आपस में अगर बांटते हैं तो उनका निजी मामला है, वो भागीदार नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि अगर एक आधी व्यक्ति अगर अपने पेमेंट की राशि, बराबर है, पगार की राशि, वो पगार की राशि या पेमेंट की राशि अपने घर खर्चों के लिए करता है, लेकिन वो जो पैसा जो मिल रहा है वो उसके मेहनत का है, वो जहां पे भी कार्य करता होगा उसका है। ये नहीं बोल सकते कि हमने वो कार्य करके पैसे को लाया है, बराबर है। वो अपने परिवार को अपने मिली हुई आय को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बराबर है, लेकिन वो वहां पे सहभागी नहीं हो सकते। उसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि साझेदारी का सहस्वामित्व से भी भिन्न समझना चाहिए। तो ये सहस्वामित्व का अर्थ यह है कि किसी वस्तु से एक से अधिक स्वामियों में है, जबकि साझेदारी का अर्थ किसी कारोबार के लाभ को एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को मिलना है। इसलिए यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वस्तु को मिलाकर खरीद लेने तथा बाद में उसमें परस्पर बांट लेते हैं तो जब पूंजी एकत्रित करते हैं तो वो साझेदार नहीं कहलाएंगे। होता है ना ऐसा कि दो तीन व्यक्ति मिले और उन्होंने एक वस्तु को परचेस कर लिया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो तीन व्यक्ति मिलके उन्होंने एक वस्तु को परचेस कर लिया और कुछ समय के बाद में उस वस्तुओं को और से बांटा, है ना, बराबर है ना। जैसे कि दो तीन व्यक्ति मिलके एक लैंड को परचेस किया। एक लैंड को परचेस करने के बाद में अभी उन्होंने ऐसे ठहराया कि इस लैंड के ऊपर में हम घर बांधेंगे, तो क्या हो गया, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो जो लैंड जो है वो लैंड तीनों चारों जितने भी भागीदार हो गए उन्होंने क्या किया, वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में उसको जो जो हिस्सा है वो हिस्सा उनके हिसाब से उसको मिल गया, लेकिन वो भागीदार नहीं है ना। सब मिलके उन्होंने लैंड को परचेस किया, वहां तक वो लैंड परचेस तक है और उसके बाद में उन्होंने वो लैंड को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो भागीदार नहीं हो सकते, जिसको हम क्या बोलेंगे, साझेदारी को सहस्वामित्व से भिन्न समझना चाहिए। उसके बाद में फर्म के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेना, बराबर है। साझेदारी में प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, बराबर है ना,
और वो लेना भी चाहिए। एजेंट या नियुक्त जो भी है या विपरीत कंपनी में भी वो कुछ चुने हुए व्यक्तियों से या संयुक्त हिंदू कुटुंब से वो भाग ले सकते हैं, बराबर है ना। जैसे कि मैं हूं, मैं भी कहीं जाके कहीं मेरा अपना योगदान दे सकता हूं। योगदान देने का मतलब ये होता है कि उनके संचालक मंडल में मैं योगदान दे रहा हूं या प्रबंधन में या संचालन चलाने में मैं अपना योगदान दे रहा हूं। मैं सिर्फ योगदान दे रहा हूं, लेकिन मैं वहां का भागीदार नहीं हूं। प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी या एजेंट होता है, निश्चित रूप से, बराबर है। जो भी कोई साझेदारी करता है वो निश्चित रूप से फर्म का स्वामी या एजेंट होता है। लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक साझेदार जो है वो फर्म का एजेंट नियुक्ति दोनों ही होता है, लेकिन एजेंट के रूप में वह अपने कार्यों को सभी शेष साझेदारों में बद्ध करता है तथा नियुक्त के रूप में अन्य साझेदार के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को वो स्वयं बद्ध होता है ना, बराबर है ना। जैसे कि मैं अगर कहीं भागीदार हूं तो वो मैं खुद हूं, बराबर है, या मैं मेरे जितने सारे भागीदार होंगे साझेदार होंगे उसमें मैं कैसा हूं, कटिबद्ध हूं। ये बात ध्यान में रखना है हमको। हाँ, उसके बाद में साझेदारी का निर्माण अनुबंध से होना, स्थिति से नहीं। अभी ये बात देखिए कि साझेदारी का निर्माण अनुबंध से होता है, स्थिति से नहीं, बराबर है। जो भी कोई अनुबंध होगा, जो भी कोई करार होगा, उससे वो है, स्थिति से नहीं। अगर ऐसी एक आधी बार स्थिति उत्पन्न हो गई और मैं वहां पे कुछ मेरे सुझाव दे रहा हूं, मैं मेरे सुझाव वो स्थिति के ऊपर में दे रहा हूं, बराबर है। एक आधी घर में कोई घटना हो जाती है, बराबर। अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बराबर है। तो फिर अगर मैं कोई फर्म में या कोई इसमें मैं कोई अपने एजेंट्स के रूप से या कोई प्रबंधक के रूप में मैं कोई मेरे सुझाव देता हूं, तो सुझाव उस स्थिति के लिए है, उस परिस्थिति के लिए है। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, बराबर है। जो भी कोई मैं सुझाव दे रहा हूं, वो सुझाव मैं वो स्थिति को देख के दे रहा हूं, परिस्थिति को लेके दे रहा हूं। और ऐसे स्थिति में मुझे वहां का करारबद्ध मैं साझेदार नहीं हूं, लेकिन मैं वहां पे सुझाव दे सकता हूं, क्योंकि वहां की जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, वो स्थिति और परिस्थिति कैसी है, भिन्न है करके। उसके बाद में साझेदारी अनुबंध में समस्त आवश्यक लक्षणों का समावेश का होना। अब ये साझेदारी अनुबंध में वे सब बातें होनी चाहिए जो कि एक वैधानिक अनुबंध के लिए आवश्यक है, बराबर है ना। जो भी स्टैट्यूटरीज जो भी है, जो भी कोई करार जो भी है, जो भी अनुबंध है, जो भी लॉ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसा होना चाहिए, एक वैधानिक अनुबंध से होना चाहिए। जैसे साझेदारी को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति अनुबंध करने की क्षमता हो। जैसे कि नाबालिग या पागल व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते, है ना, बराबर है ना। जो भी कोई पागल व्यक्ति होगा या जो भी कोई नाबालिग होगा, वो इस अनुबंध को नहीं रख सकते। हम उसको देते भी नहीं, उसको हम साझेदारी देते भी नहीं, बराबर है। जिसकी प्रकृति बहुत ही खराब होती है, हम उसको साझेदारी देते ही नहीं, बराबर है। या फिर इसका मतलब क्या हो गया, अनुबंध करने की क्षमता, प्रतिफल आदि अनुबंध कारोबार करने के उद्देश्य से होना चाहिए। यदि साझेदारी का उद्देश्य कारोबार करना नहीं है तो उसे साझेदारी नहीं कहा जा सकता, बराबर है कि नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उद्देश्य जो हमने जो रखा है, कारोबार का जो हमने उद्देश्य रखा है, वो कारोबार का उद्देश्य ही सफल नहीं हो रहा है साझेदारों में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसमें साझेदारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साझेदारी का निर्माण अनुबंध से होने की स्थिति में हो, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साझेदारी अनुबंध में समस्त आवश्यक लक्षणों का समावेश होना अनिवार्य है। और जब तक वो अनिवार्य नहीं रहेगा तब तक हम उसको बोलेंगे कि इसमें साझेदारी नहीं है। उसके बाद में फर्म का पुस्तकों एवं खातों तक पहुंच, बराबर है। अगर हम साझेदार है तो जहां पे हमारी साझेदारी है उस फर्म की जो भी कोई अकाउंट्स की बुक होगी या जो भी कोई खाते होंगे, उस तक हमको पहुंचने का परिपूर्ण अधिकार है। और अगर हमारे पास में ये अधिकार नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि हम उसमें साझेदार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसको अधिकार रहेगा, जो साझेदार रहेगा उसी को अधिकार रहेगा, बराबर है। अभी आप घर में भी देखते होंगे कि बाहर का व्यक्ति अगर भूखा आता है तो हम उसको बोलेंगे कि भैया तू खाना खाएगा क्या, बराबर है। लेकिन अगर हम हमारे घर के अंदर के व्यक्ति है तो हम कभी पूछेंगे नहीं, हम सिर्फ इतना पूछेंगे कि आई या बाबा या जो भी है घर का जो भी कोई सदस्य है, हम उससे पूछेंगे क्या खाना बन गया है क्या भाई। अगर खाना बन गया है तो हम खाना खाना चाहते हैं। लेकिन अगर बाहर का व्यक्ति अगर आता है, हमको पता है कि वो भूखा है,
बराबर है। तो हम उसको पूछेंगे कि आप खाना खाएंगे क्या? अगर उसने हमको स्वीकृति दिया तो हम उसको खाना खिलाएंगे, अधिकतर हम उसको खाना खिलाएंगे क्या? नहीं। इसी प्रकार से अगर वो साझेदार है तो उसको पूरा का पूरा अधिकार रहेगा कि जो भी कोई फर्म्स की बुक है, पुस्तक है एवं खाते हैं वो चेक कर सकता है। उसके बाद में वैज्ञानिक कारोबार। अभी ये जो साझेदारी का जो भी कोई अनुबंध है किसी वैज्ञानिक कारोबार के लिए होना चाहिए, बराबर है, जो सरकार की नीति के विरुद्ध ना हो। देखो, सरकार की जो भी कोई नीति है वो नीति के अगर विरुद्ध में है तो वो उसमें बराबर नहीं रहेगा, बराबर है। दुचारण बोलेंगे हम, या युद्ध काल में दुश्मन से व्यवसाय करना अथवा राजनियम को तोड़कर कारोबार आदि किस्म की अगर वो साझेदार करता है तो वो देश के हित में नहीं, बराबर है। तो फिर देश के हित में होने के लिए वैज्ञानिक कारोबार होना चाहिए। जो भी सरकार की नीति है, जो भी कोई नियम है, बराबर है, तो वो संनिमय के अंतर्गत में, सरकार के संनिमय के अंतर्गत में ही कार्य करना चाहिए, बराबर है। लेकिन वो कारोबार कर रहा है लेकिन युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हो रही है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, या दुचारण की नीति पैदा हो रही है, तो ऐसे वक्त में वो फर्म्स को भी हम क्लोज कर देंगे या फिर उसकी साझेदारी जो है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। उसके बाद में साझेदारों की संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बराबर है। यानी कि साझेदारी की संख्या कम से कम बैंकों में कितना रहेगा, 10 रहेगी, और जो अदर है वो वहां पे रहेगी 2 से 20 तक। 2 से 22 नहीं होगी, या 2 से 25 नहीं होगी, या 2 से 19 हो सकती है, 2 से 20 के ऊपर में नहीं हो सकती, है ना, बराबर है ना। तो ये इन सारी की सारी चीजें को अगर नापेंगे, और तो नापने के बाद में हम समझेंगे कि नहीं वाह ये साझेदारी है और ये साझेदारी नहीं है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि साझेदारी की हम जब जांच कर रहे हैं तो साझेदारी में क्या हमको देखना है कि किसी संपत्ति से होने वाले अथवा सकाय आल में उनके संपत्ति के संयुक्त अथवा सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भाग लेना ही ऐसे व्यक्तियों को साझेदार नहीं बना देगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति द्वारा केवल किसी कारोबार में लाभ से ही एक भाग की प्राप्ति अथवा ऐसे भुगतान की प्राप्ति जो लाभ कमाने में संभावित हो। साझेदारी को सह स्वामित्व से भिन्न समझना चाहिए। फर्म्स के प्रबंधक एवं संचालन में भाग लेना। 5वां, प्रत्येक साझेदार फर्म या स्वामी का एजेंट होना। उसके बाद में साझेदारी का निर्माण अनुबंध से होना, स्थिति से नहीं। उसके बाद में साझेदारी अनुबंध में समस्त आवश्यक लक्षणों का समावेश का होना, फर्म की पुस्तक एवं खातों तक पहुंचाना, वैधानिक कारोबार होना चाहिए, और साझेदारी की संख्या सीमित होना चाहिए 2 से 20 तक। ओके देन, थैंक यू।